अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड आफ्टरनून एवरीवन। डी एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम स्पेशली फैमिलीज़ के लिए, कि फैमिली को पता चले कि हम किस तरीके से एडिक्शन को सब समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सब्सटेंस यूज़, सब्सटेंस किन चीज़ों को कहा जाता है, किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं जनरली लोग, और आपको किस तरीके से उसको आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? मेनली ये वाला जो सेशन हमने प्लान किया है, वो किया है फॉर फैमिलीज़, फॉर आवर सिस्टर्स, मदर्स, जो भी हमारे अतराफ में है, जे कि आप समझ सके कि आपके घर में आपका भाई, आपका बेटा, आपके फादर, आपके स्पाउस, उनमें कहीं पर आपको अगर दिख रहा है कि इसमें से कोई एक चीज़ दिख रही है, प्रेज़ेंट है, शक है, तो आप उसको फिर आगे चल कर के रूल आउट कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम इसी बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इसकी जो है वो ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि आज के दौर में टीनेजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि सब्सटेंस डिपेंडेंस बढ़ रही है। छोटे-छोटे बच्चे जो है वो शुरुआत करते हैं वेप से, सिगरेट पीने से, घर में हुक्का पीने से, और फिर उसके बाद में वो धीरे-धीरे जो वो हार्ड ड्रग्स की तरफ जाने लगते हैं। हम किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करें इस चीज़ को, वो समझ लेंगे कि हमको दिख रहा है कि ये साइन एंड सिम्पटम्स है, तो देयर माइट बी चांसेस कि ऐसे हो सकता है, ऐसे, ठीक है। फैमिली को जो है ये चीज़ समझ आ जाए कि भाई क्या दिक्कत हो रही है बच्चे को हमारे। एक माँ ने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बहुत अलूफ़ रहता है, फैमिली गैदरिंग्स के अंदर से वो एस्केप हो जाता है, तो क्या दिक्कत है? फिर जब हमने रूल आउट किया तो पता चला कि भई वो बच्चे को जो है वो टोबैको यूज़ की आदत लग गई है। अब उसको जब टोबैको अवेलेबल नहीं होता है, उस खाना खाने के बाद में थोड़ी 1-1 घंटे के अंदर उसको सिगरेट पीने की आदत लग गई। अब जब उसको सिगरेट अवेलेबल नहीं हो रही है, तो फिर वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है और उसको परेशानी हो रही है, तो फिर वो फैमिली गैदरिंग्स में से बाहर निकल जा रहा है, वो घर में रुक नहीं रहा है ज़्यादा देर, थोड़ी देर, क्योंकि घर में तो वो स्मोक कर नहीं सकता है, अलाउड नहीं है उसको। तो वो बार-बार वहाँ से एस्केप हो जा रहा है वैसे। तो हमको ये समझना है कि एडिक्शन फिर कहाँ पर प्लेस होता है और किसी को एडिक्शन से बचाने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है ये थोड़ा-सा हमने डीआईवाई तरीके से प्लान किया है इसको, कि घर में कौन-सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। बेसिक इन नॉर्मल लोग जो बहुत प्रोफेशनल नहीं है, वो किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सरफेस लेवल के ऊपर जो है वो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे एक साथ में, और फिर उसके बाद में क्यू&ए के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर आप सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है? आज के दौर में बहुत बहुत बड़ा मार्केट है सब्सटेंस का, ठीक है? तो कौन से सब्सटेंस जो है वो नॉर्मली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो बहुत कॉमन है टोबैको प्रोडक्ट्स, जो आप सबने देखा होगा आस-पास, घर में, बाहर, नज़दीक में, घर के नीचे कहीं पे भी। तो टोबैको प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो हम मेनली सिगरेट को ऐड करते हैं, बीड़ी को ऐड करते हैं, गुटखा, पान मसाला, वेप, नॉर्मल पान खाते हैं वो, हुक्का, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को अगर पता होगा नस्वार, वो काला-सा होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टोबैको, ठीक है? तो ये सारा कुछ जो है वो एक टोबैको सब्सटेंस के अंदर जाता है। फिर उसके बाद में अल्कोहल भी एक सब्सटेंस है, ठीक है? लिकर, तो उसके अंदर देसी शराब होती है, अंग्रेज़ी शराब होती है, ताड़ी भी शराब होती है, ठीक है? तो ये उसके फॉर्म्स है। अभी तो बहुत मतलब ऐसे हो गया है कि ₹20 के अंदर भी यू कैन गेट केमिकल ताड़ी। अब उसके लिए तो बहुत ही ईज़ी एक्सेस हो गया है अल्कोहल का, ठीक है? फिर उसके बाद में अपने पास जो नज़दीक में हमारे मुंबई के आस-पास या इंडिया में कॉमनली कैनबिस, वीड, गांजा, हशीश, ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है, भांग, ठीक है? तो ये सारा कुछ तो हो गया जो आप लोगों को नॉर्मली पता होगा, कि कॉमनली ये नाम कहीं न कहीं किसी न किसी ने अपने कानों से सुना है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होता है? जैसे डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है फॉर पेन किलर। अब पेन किलर की दवाई के अंदर भी जो है वो नशा होता है। आप नॉर्मली पेन किलर की गोली खाते हो, आपको कैसे होता है ना कि मैंने दवाई खाई, अब मुझे नींद आ रही है, मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करने दो, है ना? कॉफ़ सिरप पीते हैं, कॉफ़ सिरप पीने के बाद में नींद आती है। सर्दी की दवाई, आप कोई भी सर्दी की दवाई लो, आपको नींद आने लगती है, ठीक है? तो ये सारी जो मेडिसिन्स हैं, इसको डॉक्टर ने जितना बताया है, डॉक्टर कहता है कि 5 एमएल कॉफ़ सिरप पीनी है। आप 5 एमएल कॉफ़ सिरप पीते हो, इट इज़ अ यूज़, प्रिस्क्राइब डॉक्टर का यूज़, ठीक है? लेकिन जब आप वो 5 एमएल की जगह पर आधा बॉटल पी जाओ या उसका पूरा बॉटल पी जाओ, तो आपने फिर क्या किया, उसको मिसयूज़ करने लगा। तो फिर आपका वो कफ सिरप जो है वो आपको हार्मफुल होने लगा, ठीक है? कफ सिरप ईज़ी अवेलेबल है, प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है, ईज़ी मिल भी जाता है मेडिकल के ऊपर जाकर के, लेकिन
आप उसको यूज करो जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे, तो इट इज गुड। लेकिन जब आप उसको अब्यूज करने लगते हो देन इट इज हार्मफुल। वैसे ही पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स, ये सारी दवाइयां मेडिसिन के अंदर अवेलेबल है, आप जाओगे फार्मेसी में, यू विल गेट इट। लेकिन उसको जैसे ही आपने अब्यूज करना शुरू किया तो फिर आपको जो है वो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से जो है वो इनहेलेंट्स भी होते हैं। इनहेलेंट्स आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो कभी, तो रुमाल नॉर्मली आपने देखा होगा, ऐसे पतले दुबले से लोग होते हैं, बड़े ऐसे शेडी से लगते हैं, और फिर वो एक रुमाल लेकर के ऐसे उसको ऐसे इनहेल करते रहते हैं, ठीक है। अब वो रुमाल को हमको क्या लग रहा है कि शायद इसको सर्दी है, या शायद इसको कोई दिक्कत है, या इसको कुछ परेशानी हो रही है, खांसी हो रही है, इसलिए इसने रुमाल रखा है। लेकिन उसके अंदर होता है सोल्यूशन, उसके अंदर होता है इनहेलेंट, ठीक है। तो वो इनहेलेंट को वो लोग इस तरीके से स्निफ करते हैं, इनहेल करते हैं, और फिर उससे उनको नशा होता है। तो वो व्हाइटनर का होता है, वो ग्लू का होता है, बोस्टिक जो चिपकाने वाला होता है, ठीक है, उससे भी जो है नशा हो जाता है। पेट्रोलियम नशे भी होते हैं, पेट्रोल का, ठीक है। तो ये सारी चीजों से जो है इनहेलेंट्स होते हैं ये। अब इनहेलेंट्स जो है ना, वो नीचे के तबके के अंदर बहुत कॉमन है। जैसे जो गरीब लोगों का तबका होता है वहां पर इनहेलेंट्स, क्योंकि ये बहुत इजी टू अवेलेबल है। एक छोटा सा बॉटल जो है वो तकरीबन 35 रुपए का मिल जाता है। और फिर उसके बाद में उसका हाई भी जो है वो थोड़ा सस्टेन करता है, भूख नहीं लगती है मेनली, ठीक है। तो ये सारे रीजन होते हैं टू कंज्यूम इनहेलेंट। फिर उसके बाद में स्ट्रीट सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे एमडी, कोकेन, हेरोइन, ये सारे नशे आप लोगों ने कभी इसका नाम सुना होगा। कि हम हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है, हम यहाँ पे बॉम्बे में इसको गरडुल्ले कहते हैं। हमारी मस्जिद बंदर वाले एरिया के अंदर नॉर्मली हम जहाँ पर रहते हैं, तो वो फॉइल पेपर के ऊपर जो है उसको इनहेल करते हैं ब्राउन शुगर को, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये सारी चीजों को हम कहते हैं मेनली सब्सटेंस। अब इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो लीगल है, कुछ चीजें इलीगल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे इंडियन कानून के हिसाब से। तो टोबैको लीगल है हमारे यहाँ पे, अल्कोहल लीगल है हमारे यहाँ पे, और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विद प्रिस्क्रिप्शन लीगल है हमारे यहाँ पे। उसके अलावा जितने भी सब्सटेंस मैंने मेंशन किए वो इलीगली हमारे यहाँ पर लोग अरेंज कर लेते हैं समहाउ, ठीक है। तो अब ये सारा जो है ये है सब्सटेंस। अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि सब्सटेंस क्या होता है। अब लोगों को जो है वो ये समझना होता है कि करते ही क्यों है। जिस इंसान ने कभी जीवन में नशा नहीं किया है, उसका एक कॉमन मेरे साथ में आर्गुमेंट होता है कि लोग नशा करते ही क्यों है, हम भी तो जिंदा है बिना नशा किए। तो आप कैसे फिर उनको डिफेंड कर रहे हो? तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रीजन बता रहा हूँ। बहुत बचपन के अंदर जब लोग नशा करना शुरू करते हैं तो वो उनकी होती है क्यूरियोसिटी, बचपने में दोस्तों को देख करके पीयर प्रेशर। अब सबसे पहले बच्चे को एक्सपोजर किसी चीज का मिलता है तो फिर उसको क्यूरियोसिटी होती है कि मैं ये ट्राई करके देखूं। अब आप घर में स्मोक कर रहे हो, आप ऐसी जगह पर रह रहे हो कि आपके आस पड़ोस में, बच्चे के आने जाने के रास्ते में लोग स्मोक कर रहे हैं, टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो बच्चे को हो जाती है क्यूरियोसिटी, ये ऐसी क्या चीज है जिससे मुंह से धुआं निकल रहा है। तो फिर उसके बाद में ऐसे कहते भी है ना, आपने सुना होगा कि मेरा बहुत माथा पकड़ा हुआ है, मेरे को एक सिगरेट पीने दो। फिर वो एक सिगरेट पी लेते हैं तो दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है, ठीक है। उनका मूड अपने को दिखता है विजिबली कि उनका मूड जो है वो अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गई एक क्यूरियोसिटी। फिर उसके बाद में पीयर प्रेशर भी होता है कि चार दोस्त अगर स्मोक कर रहे हैं, चार दोस्त अगर नशा कर रहे हैं, तो फिर तुमको भी एक ऐसे रहता है कि यार मैं तो ऑड मैन आउट हो गया, तो फिर मैं भी ट्राई कर लूं। फिर ये बचपन से, जैसे आपने बचपन में आपने सिर्फ एक बार ही ट्राई किया, आपने शुरुआत में सिर्फ एक बार ही ट्राई किया, जस्ट वंस, लेकिन आपको पता चल गया कि दिस इज अ एस्केप रूट। यहां से जब आपको बाहर निकलना है तो फिर यू कैन यूज योर सब्सटेंस। तो फिर जब आपको स्ट्रेस आया किसी चीज का, आपकी बॉडी जो है वो उस लेवल का डोपामीन नहीं बना पा रही है जितना आपको एक्सटर्नली मिल जा रहा है। आपकी बॉडी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए टाइम लेती है, लेकिन आप एक्सटर्नली अगर कोई केमिकल को ऐड कर देते हो तो वो स्ट्रेस जो है वो फटाफट कम होने लगता है, हमको ऐसा मिथ है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए, फिर अकेलेपन में, एंजाइटी के अंदर, तो हमारे पास जब कुछ नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? सब्सटेंस यूज, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में क्या हो गया है कि इट इज इजीली अवेलेबल ऑल्सो, मिल भी जाता है। ऐसे भी नहीं है कि वो सिर्फ लिखा होता है दुकानों पर कि छोटे बच्चों को जो है वो हम सिगरेट्स नहीं देते हैं, लेकिन मिल जाती है। कोई कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं मिलती, ठीक है। और फिर उसके बाद में लोगों के अंदर जो है वो बहुत सारे मिथ भी बने बने हुए हैं कि ये एक सिगरेट पीने से इंसान का दिमाग रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद में, ठीक है, कि एक बार से क्या होता है,
ठीक है? और हर कोई तो कर रहा है ना। हमारे यहाँ पर इतना पॉल्यूशन है कि दिन में हम बिना कुछ किए 10 सिगरेट स्मोक करने के जितना हम पॉल्यूशन इनटेक करते हैं, तो व्हाट अबाउट वन मोर? तो वैसी सारी चीज़ें होती हैं। अब मेरे पास जो है वो एक लड़का आकर के मुझे कहता है कि सर मैंने तो सिर्फ़ 1 पफ सिगरेट पिया था, दोस्तों के साथ में। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। मेरे को बस ऐसे था कि सब कर रहे हैं तो थोड़ा कूल बनने के लिए मैं भी थोड़ा-सा एक सिगरेट भी नहीं, 1 पफ मैंने लिया। और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा, दोस्तों के साथ में बैठने लगा, तो मैंने कभी खरीदी नहीं। मैं बस वो पीते थे तो मैं थोड़ा-सा उनके साथ में स्मोक कर लेता था, वो पीते थे तो मैं थोड़ा-सा उनके साथ में यूज़ कर लेता था। आई एम सेइंग इट फॉर एवरी सब्सटेंस, ओके? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सिगरेट, ओनली वेप, ओनली टोबैको, ओनली अल्कोहल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्सटेंस। शुरुआत में वो सारे सब्सटेंस बताने का रीज़न ही ये था। मैं कॉमन सिर्फ़ एक सिगरेट को ले रहा हूँ, ठीक है? लेकिन बताना मुझे हर सब्सटेंस के लिए। तो वो कहने लगा कि मैंने फिर सर वो दोस्तों के साथ में खड़े रह करके शुरू की, और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे वो 1 पफ, फिर थोड़ा 2 कश, फिर उसके बाद में आधी सिगरेट। ऐसे करते-करते फिर मेरे को इंडिविजुअल की आदत लग गई, और फिर मैं तो खरीदता नहीं था, दोस्तों के साथ में खड़े रहता था, वो लोग दे देते थे। और फिर उसके बाद में ऐसे हो गया कि अब मैं अकेला हो गया और मुझे चाहिए था। फिर आई स्टार्टेड बाइंग इट बाय माय सेल्फ, और फिर उसके बाद में मेरी डिपेंडेंस इस तरीके से बढ़ गई कि फिर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सका। तो शुरुआत जो है वो हमेशा ऐसी ही होती है कि क्यूरियोसिटी के अंदर, दोस्तों के साथ में एक छोटा-सा, थोड़ा-सा ट्राई तो कर लेते हैं, ट्राई करने से कुछ नहीं होता। लेकिन फिर उसके बाद में शुरुआत में जो मज़ा हम करते हैं, फिर वो आगे चल के बच्चों के लिए या हमारे लिए जनरली सज़ा बन जाती है। अब यहाँ पर आता है मेन रोल कि आपको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है कि सामने वाला इंसान सब्सटेंस यूज़र है या नहीं। ठीक है? तो आपको 3 चीज़ें जो है वो विज़िबली दिखेगी। सामने से आपको फटाफट आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। बिहेवियर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, उसका फिज़िकल अपीयरेंस आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, और उसके इमोशनल मूड स्विंग्स, उसके मूड को जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। उसके लिए आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ उसकी चाल-ढाल से ही समझ पाओगे। अब जो है आपको कैसे समझना है कि बिहेवियर, अब बिहेवियर के अंदर क्या होगा कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। या बच्चा नहीं, अगर कोई बड़ा भी है, कोई फीमेल अपने स्पाउस के लिए देख रही है, या कोई मेल अपनी स्पाउस के लिए देख रहा है, या कोई माँ अपने बेटे के लिए देख रही है, या कोई बच्चा अपने पेरेंट के लिए देख रहा है, तो आपको सबसे पहले दिखने के लिए मिलेगा कि वो पर्सन चिड़चिड़ा हो गया है। फिर उसके बाद में वो झूठ बोलने लगा है कि हाँ, मैं आता हूँ, किधर था? इधर ही था। कहाँ गए थे? नीचे ही तो था। वैसी बात है, ठीक है? जबकि वो नीचे नहीं है। फिर उसके बाद में उनके बिहेवियर के अंदर जो है वो थोड़े से चेंजेस देखने के लिए मिल जाएँगे। वो झूठ बोलने लग रहे हैं, वो जो है वो फैमिली से थोड़ा-थोड़ा सा दूर होने लग रहे हैं, ठीक है? वो रात में लेट आ रहे हैं, वो ऐसे टाइम पर बाहर जा रहे हैं जब लोग अवेलेबल ना हो, ठीक है? फिर उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जो है वो पीछे हट रहे हैं, अपने पैर पीछे ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उनके बिहेवियर के अंदर दिखने लगेगी कि क्या हो रहा है ये? दिस इज़ समथिंग न्यू। यूजुअल से हट के एक चीज़ समझनी है आपको, द मोमेंट यू सी यूजुअल बिहेवियर से हट के कुछ हो रहा है, तो फिर इट इज़ अ रेड फ्लैग, ठीक है? और यूजुअल बिहेवियर से हट के, जैसे अभी नॉर्मली लोग जब कैनबिस कंज्यूम करते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि जिस इंसान को आप पहचानते हो, तो उसका बिहेवियर नॉर्मली कैसे रहता है, और फिर अचानक से उसका बिहेवियर बहुत हैप्पी या बहुत सैड हुआ, मूड स्विंग हुए उसके, इमोशनल चेंजेस हुए उसके, और फिर उसके बाद में वो वापस से नॉर्मल हो गया। तो वो जो क्विक चेंज आ रहा है ग्राफ में ऊपर या नीचे, आपको वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स हैं। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक के? तो क्या हुआ ओके। आपको कि आपने पहले तो बिहेवियर आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद में आपने फिजिकल सिम्पटम्स देखे कि आंखें लाल हो रही है क्या, ठीक है? आंखें लाल हो रही है तो देयर आर चांसेस कि इसने ब्राउन शुगर यूज किया हो, क्योंकि उससे भी जो उसका स्मोक उठता है, कैनबिस यूज किया हो, ठीक है? फिर उसके बाद में स्मेल आ रही है क्या? नॉर्मली जो शरीर में से, जो बदन में से स्मेल आती है, इट इज डिफरेंट, और सब्सटेंस की स्मेल इज डिफरेंट, ठीक है? तो कुछ अलग स्मेल आ रही है क्या? बॉडी का वेट अचानक से बहुत ऊपर जा रहा है या अचानक से बहुत नीचे जा रहा है, ये भी हो सकता है। रात-रात भर नींद नहीं आ रही है, बहुत डिस्टर्ब नींद हो रही है, थोड़ी-थोड़ी देर में उठ जा रहा है, उठ-उठ के बैठ जा रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा खाना माँग रहा है ना? बहुत ज़्यादा मीठा माँग रहा है, बाहर से आते ही साथ में डिमांड करता है कि मेरे को कुछ मीठा खाने को दे दो, ठीक है? बाहर से आते ही अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है कि हाँ, ठीक है, आता हूँ। आते ही साथ में सीधा किचन के अंदर
वो वॉशरूम के अंदर हाथ धोने के लिए या कुछ माउथ फ्रेशनर यूज करते हुए, च्युइंग गम यूज करते हुए, और आपके पास आने से थोड़ा सा कतरा है, क्योंकि ऑल्सो अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग सब्सटेंस उसको भी पता है कि उसमें से कुछ अलग सी स्मेल आएगी, तो फिर वो ये सारी चीजों से भी बचने की कोशिश करेगा। और फिर परफ्यूम्स यूज करने लगेंगे बहुत ज्यादा, मतलब घर में घुसने के पहले ही परफ्यूम लगाएंगे, अतर लगाने लगेंगे हाथ पे। तो ये सारी चीजें भी एक साइन हो सकती है। फिर उसके बाद में इमोशंस आप उनके देख सकते हो कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है, आज एकदम हंसते हुए आ रहा है, कल बहुत उदास मुंह लेकर के आ रहा है, घर वालों से दूर रहने लग रहा है, बहुत ज्यादा उसका बिहेवियर जो है वो इरिटेटिंग होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई। ये साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शुरुआत के अंदर आपको विजिबली दिखेंगे, जब तक के बंदा जो है वो बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर स्टेबल ना हो जाए, कि अब उसको कंज्यूम करने से, सब्सटेंस कंज्यूम करने से उसको बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिख रही। शुरुआत में तो दिखते हैं ना, तो वैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को। अब ये तो हो गए साइन एंड सिम्टम्स पर्सन के। अब आपने ये भी देखा है कि अगर छोटा बच्चा है या अगर कोई बड़ा भी है, तो सब्सटेंस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी चीप। इट डिपेंड्स, हर रेंज के अंदर सब्सटेंस अवेलेबल होता है, लेकिन पैसे तो लगते हैं और यूजुअल से थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो फिर आपको चेक करना है कि कभी पैसे वगैरह तो मिस नहीं हो रहे। मैं मेनली ये बच्चों के लिए कह रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ों के पास तो खुद का इनकम होता है। तो छोटे बच्चे नॉर्मली घर से पैसे चुराते हैं, कि उनको ऑब्वियसली घर से यूं तो मिलेंगे नहीं, तो पैसे उनके जो है वो घर से चोरी हो रहे हैं, या उनकी पॉकेट मनी हमको दिख नहीं रही है कि कहाँ पर उन्होंने यूज की है। नॉर्मली बच्चा कुछ खरीदता है तो हमको दिखता है ना कि हमने इसको महीने की 500, 1000, 5000 जितनी भी पॉकेट मनी दी है, लेकिन यूज तो हमारे सामने हो रहा है। लेकिन ये सब्सटेंस यूज कर रहा है तो हमारे सामने होगा नहीं। उसके बाद में अननोन फ्रेंड्स आने लगेंगे, अचानक से कोई समीर कबीर टाइप का दोस्त बन जा रहा है इनका, जो हमको पता नहीं है, जो घर की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ते, है ना। फिर उसके बाद में वो फोन की प्राइवेसी चेंज कर लेंगे, बहुत ऐसे लो लाइट के अंदर बैठने लगेंगे, या दूर जाकर के फोन के पासवर्ड्स चेंज कर लेंगे। ऐसी सारी चीजें भी हो सकती है। कभी आपने ऐसे देखा तो पॉकेट में से उनके कुछ फॉइल पेपर निकल रहा है, कभी कुछ ऐसे ब्राउन कलर का रोलिंग पेपर कहते हैं उसको, रैपिंग पेपर, ब्राउन कलर का, एकदम लाइट ब्राउन कलर का पेपर, वैसे कुछ निकल रहा है। कुछ ऐसे ब्राउन कलर की कांच की लिक्विड बॉटल, आपको लग रही है शायद ये अतर की बॉटल हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो लिक्विड बॉटल ब्राउन कलर की कांच की ऐसे, ठीक है, व्हाइटनर थिनर जैसा कुछ सामान, प्लास्टिक की थैलियां हो सकती है, और फिर रोलिंग के पेपर्स होते हैं उसके बीच में रोज लगता है, तो वैसा कुछ हो सकता है ना। और मैच बॉक्स हो सकते हैं, लाइटर्स हो सकते हैं। आजकल तो वेप ऐसे आ गए हैं कि ऐसे लगता है कि ये पावर बैंक है, तो आपको तो सब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये पावर बैंक है या वेप है, ये रोलिंग पेपर है या नॉर्मल पेपर है, ये क्या है, ठीक है। तो आपको ये रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना है। फिर अचानक से उनका पढ़ाई के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, और वो पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फिर लोगों के साथ में जो है वो उनका इंटरेक्शन वीक होता जा रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि बच्चे के जो है वो होंठ थोड़े से काले हो रहे हैं, या तो फिर दांतों पे दाग आ जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा टोबैको यूज करते हैं उनके फिर दांतों के ऊपर दाग आ जाते हैं, तो वो होता हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये सारी एक चीज जो है आप देख सकते हो। अच्छा, जो बच्चे ब्राउन शुगर यूज करते हैं, वो जो फॉइल पेपर वाली बात की मैंने, तो फिर उसके अंदर उनकी फिंगर्स पे, यहाँ पर ये जो फिंगर टिप्स होती है और ये कॉर्नर्स होते हैं, उस पर बर्न मार्क्स दिख जाएंगे, आपको विजिबली बर्न मार्क्स दिख जाएंगे। आपको जो है वो आंख और नाक से पानी आता दिख जाएगा बहुत ज्यादा, सर्दी ना होते हुए भी उनकी आंख और नाक से पानी, जो बच्चे ओपियोइड यूजर हो चुके होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी जो है आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे ऑफ रेड फ्लैग्स। आपको समझना है कि ये हमारे बच्चे के अंदर अगर है, तो फिर अपने को नेक्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। अब सब्सटेंस डेवलप किस तरीके से होती है? सब्सटेंस क्या होता है? बेसिकली सब्सटेंस होता है एक एक्सटर्नल केमिकल। आपने हर किसी ने सुना होगा कि हमारी बॉडी हर चीज अंदर ही बना लेती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप टाइम टू टाइम अच्छा हेल्दी खाना दो, पानी दो, बाकी सब सारे एसिड सारा कुछ वो अपने अंदर बना लेगी, ठीक है। अब होता यह है कि हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जॉली सिचुएशन में, या किसी भी पेन में हम जो है वो बाहर से एक केमिकल ऐड करते हैं। वो केमिकल बॉडी के अंदर जाता है और डोपामीन इंक्रीज कर देता है। डोपामीन रिलीज हो रहा है अपनी एक स्पीड में, लेकिन वो उसको इंक्रीज कर देता है। अब डोपामीन जैसे ही इंक्रीज होता है तो बॉडी को अच्छा लगने लगता है, एंड देन यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड, यू फील रिलैक्स एट दैट मोमेंट, ओके। नेक्स्ट टाइम सेम थिंग हैपेंस, नेक्स्ट टाइम सेम थिंग हैपेंस, एक विशियस साइकिल बन जाती है।
आप ये करने लगते हो, आपको लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक छोटा-सा पेग शराब का पी लेने से कोई दिक्कत नहीं है, एक थोड़ा-सा 2 जॉइंट कैनबिस यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ओपियोइड यूज़ किया दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। यू फील लाइक कि ठीक है, हम इसको मेंटेन कर लेंगे। लेकिन बॉडी की एक आदत है, बॉडी टॉलरेंस बना लेती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने लगोगे तो पेन किलर आप पे असर नहीं करेगी। बॉडी जो है, हमारी ह्यूमन बॉडी टॉलरेंस बना लेती है किसी भी चीज़ का। तो अब क्या हो गया कि बॉडी ने टॉलरेंस बना लिया। अब आपका एक जॉइंट, एक पैग, एक सिगरेट, एक ओपियोइड इनफ नहीं हो रहा है। बॉडी को चाहिए कि अब डोपामाइन हाइक चाहिए तो और दे। तुम बॉडी को एक की जगह 1.5 देते हो, 2 देते हो, बॉडी फिर उसको एडजस्ट करती है, फिर टॉलरेंस बना लेती है, फिर 3 चाहिए, फिर टॉलरेंस बना। यू सी, शुरुआत के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में इंसान जो है वो सिर्फ सुपारी ही खाता है। शुरुआत में इंसान सिर्फ थोड़ा-सा तम्बाकू वाला ही पान खाता है। शुरुआत में इंसान सिर्फ हुक्का ही पीता है, सिर्फ वेप ही पीता है, सिर्फ ऐसे माइल्ड मॉकटेल्स जैसी कोई नॉन अल्कोहलिक टाइप बेवरेजेस होते हैं, या छोटी-मोटी ऐसी चीज़ें जिसमें थोड़ा-सा अल्कोहल प्रेज़ेंट हो, सिर्फ उतना ही कंज़्यूम करता है। लेकिन बॉडी में एक बार उतने की टॉलरेंस बन गई, देन बॉडी आस्क फॉर मोर। बॉडी आस्क फॉर सेकंड स्टेप, बॉडी आस्क फॉर थर्ड स्टेप। बॉडी को टॉलरेंस की, और उसके बाद में आपने अगर उसको उतना केमिकल, उतना सब्सटेंस प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो विड्रॉल में चली जाएगी। देन फिर बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स दिखाने लगेगी, आंख से नाक से पानी आने लगेगा, चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाओगे, आप जो है वो फिर अपने आप को सेल्फ हार्म करने लगोगे, लोगों को हार्म करने लगोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स में चले जाएगी। आपको ट्रिमर्स आने लगेंगे, जो लोग शराब कंज्यूम करते हैं उनके अंदर मेनली देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर होती है? विड्रॉल में। बॉडी क्या बोलती है कि तुम दे रहे हो ना, मेंटेन करो, फिर डोज इंक्रीज करो, मेंटेन करो, फिर डोज इंक्रीज करो, क्योंकि बॉडी तो टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको ये पूरे चेन को ही शुरू ही नहीं होने देना है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की शुरू हो गई है, देन फिर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। आगे हम इस चीज को डिस्कस करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये समझना है कि सब्सटेंस डिपेंडेंस किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका डिपेंडेंस आ गया, टॉलरेंस बन गया, तो फिर उसके बाद में और ज्यादा आपको जो है वो कंजम्पशन की नीड होती है, और ज्यादा क्रेविंग होती है, और फिर अपने आप के ऊपर आप कंट्रोल छोड़ने लगते हो, और फिर वो साइकिल बन जाता है कि चाहिए, नहीं मिला तो फिर जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो? आपको पता चल गया, खुदा ना खास्ता किसी के लिए भी आपको पता चल गया कि अभी-अभी आपकी शादी हुई है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस, कि हमारे यहाँ पर जैसे हम मैट्रिमोनियल वगैरह भी हैं, और आपने शादी की। हमारे यहाँ पर हम इस चीज़ की भी काउंसलिंग करते हैं जब आफ्टर मैरिज इश्यूज हो जाते हैं और सारी चीज़ें। अब हम तो ऐसे केसेस देखते रहते हैं नॉर्मली, मैं हॉस्पिटल में भी ऐसे केसेस देखता रहता हूँ। अब आपकी शादी हुई, खुदा ना खास्ता आपको पता चल गया ऐसे कि भाई मेरे जो स्पाउस है, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल एनीवन, वो सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं। अब आप क्या करोगे उस सिचुएशन के अंदर? अब उस सिचुएशन के अंदर आपको जो है वो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना है। एक इंसान ने सब्सटेंस कंज्यूम किया है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है। उस टाइम पे अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो नहीं समझेगा, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपने को उस जगह पर थोड़ा सा काम डाउन होना है, चिल्लाना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। आराम से बात करनी है कि क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है, क्या इश्यूज है। ये उस सिचुएशन के अंदर जब उनका सब्सटेंस का नशा उतरने लगे, तो फिर उसके बाद में आप उससे बात कर सकते हो कि क्यों नशा कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई इमोशन को सप्रेस करने के लिए वो नशा कर रहे हो, क्या चीज है। एक क्लियर डिस्कशन। आप जैसे ही इमोशंस प्रोवाइड करोगे, वैसे ही आपको सामने से रिस्पॉन्स आने लगेगा कि क्या हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जो है वो उनके साथ में एक बाउंड्रीज बना सकते हो, एक लिमिट बना सकते हो कि ठीक है, आपने नशा नहीं करना है, आपने अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। अब तलक के जो है वो आप नशा कर रहे थे, लेकिन अब से आपको नहीं करना है, हम डॉक्टर के पास जाकर के मेडिकल सपोर्ट ले लेते हैं ये सारी चीजों के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया एक बड़े इंसान की बात। अगर यही सेम चीज अगर बच्चे के साथ में है, तो फिर आपको जो है वो बच्चे के ऊपर सख्ती करनी है इस तरीके से कि उसकी आप जो है वो पैसों का फ्लो कंट्रोल कर लो। कि पहले बच्चा रोज के 500 रुपए लेकर के जा रहा था, अपने पैसों का फ्लो कंट्रोल कर लिया। उसके साथ में आपने जो है वो एक बात करने का तरीका बना लिया कि वो आपके साथ में
अपने इमोशंस को शेयर कर पा रहा है, वो डिस्कस कर पा रहा है कि उसको तकलीफ क्या है। एक बार ये अपनी तकलीफ शेयर कर पाएगा तो फिर उसको जो है वो थोड़ा-सा एक वे मिल जाएगा ना, क्योंकि वो सब्सटेंस तो शायद सप्रेस करने के लिए कर रहा था इमोशंस को। फिर उसके बाद में आप जो है वो हेल्दी रूटीन उसके लिए इनकरेज कर सकते हो उसको कि अच्छा खाए, अच्छा सोए, अच्छा हाइड्रेट रहे। जब सारा सपोर्ट किसी एक इंसान को मिलने लगे, ठीक है, तो अर्ली स्टेज के अंदर ये सारी चीजें जल्दी छूट जाती है। उनके बिहेवियर के ऊपर आपको ट्रैक रखना है कि कहाँ पर इसका बिहेवियर जो है वो अप जा रहा है, कहाँ पे लो जा रहा है, कहाँ पर जो है वो इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस चीज का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पेरेंट अपने लड़के को लेकर के आया मेरे पास। लड़का मस्ट बी अराउंड 25 और सो, ठीक है। शादी वगैरह उसकी हुई नहीं थी। अब उसकी मम्मी आकर के मेरे को बोल रही है कि मैं इसके पास सर मैं इसके पास बहुत रोती हूँ कि बेटा तू नशा मत कर। उनका बेटा जो है वो अल्कोहल, कैनबिस, टोबैको सारी चीज़ें यूज़ कर रहा था, ठीक है। सिगरेट भी पीता है, गुटखा भी खाता है, शराब भी पीता है, देसी दारू भी पीता है, गांजा भी पीता है। अब वो मम्मी आकर के मेरे को बोल रही हैं कि सर आप कुछ करो, मेरा बच्चा बेचारा काम पे भी नहीं जाता है, मैं इसके पास पूरा-पूरा दिन रोती हूँ, लेकिन ये मेरे से दूर हो गया है। मैं इसके पास जाती हूँ तो फिर ये मेरे से दूर भागने लगता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैंने उनको समझाया कि आंटी ये खुद परेशान है। चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, स्ट्रेसर्स होगा, रिलेशनशिप ट्रॉमा होगा, इंडिविजुअली उसको बहुत सारी चीज़ों का टेंशन हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है। और हम सोसाइटी में इमोशंस डिस्कस नहीं करते हैं। हम रोते हुए मर्द को देख करके बोलते हैं औरत है क्या, रोता क्या है। आदमी लोग रोते नहीं है ना। तो वो कहाँ जाएगा। इमोशन को कहीं तो उसको फ्लो करना है, तो वो अपने इमोशन को सप्रेस करता है सब्सटेंस के जरिए। आप कोशिश करो कि आप उससे बात करें। उसकी मम्मी बेचारी बहुत एजेड थी, उन्होंने ट्राई किया अपने बच्चे से बात करने की कि ठीक है क्या हो गया, रोना धोना बंद किया उन्होंने, उसके साथ में डिस्कस की चीज़ों को। थोड़ा वक़्त लगा, हमने यहाँ से दवाइयाँ शुरू की उसकी, काउंसलिंग की उसकी मम्मी की, दोनों की इंडिविजुअली। और थोड़ा ही वक़्त ऐसा गया कि इरिटेशन थी, धीरे-धीरे उसकी मम्मी ने बहुत इनिशिएटिव लिया अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसका 5-10 साल का सब्सटेंस यूज़ का हिस्ट्री था। और उसके बाद में इट टूक अराउंड 1 मंथ और सो, और 1 महीने के अंदर सब कुछ क्लियर। 1 महीने के बाद में वो लड़के ने कंप्लीट सारे नशे बंद कर दिए, सारे नशे। अब वो दवाइयाँ यूज़ कर रहा है पिछले 8-9 महीने से, दवाइयों पर है, माँ के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है। और 2 हफ्ते पहले आकर के उसने मेरे को मेरी अपनी खुद की शादी की दावत दे के गया कि सर मेरी शादी हो रही है तो आप आओ मेरी शादी के अंदर। ठीक है फाइन। तो क्या करना है कि जैसे ही आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला तो सब्सटेंस यूजर है ही ना। अब आप उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू थिंक वेरी कामली कि अब हो गया है, व्हाट नेक्स्ट। सोल्यूशन ओरिएंटेड, उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, उसको थोड़ा सा उसके अंदर समझने की कोशिश करो। अगर उस सिचुएशन के अंदर इंसान अभी है, शराब पी के आया है वो, अब आप उसको मारो, चिल्लाओ, कोसोगे तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि उसको वो समझ ही नहीं आएगा। अगर वो हैंगओवर में है तो वो नहीं समझ पाएगा ना। आप उस टाइम पे उसको नींबू पानी दो, उसको जो है वो ओआरएस का पानी पिलाओ, उसका थोड़ा सा नौजिया कम हो उस चीज के ऊपर, उसको थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो रिलैक्स कर दो, ठीक है। उसको थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए, थोड़ा लाइट खाना मिल जाए। अब ये सारी सिचुएशन के अंदर इंसान को क्या दिख रहा है, केयर। एक इंसान को बहुत हाई मिलता है सब्सटेंस यूज करने के बाद में, वैसा हाई तब मिलता है जब कोई केयर करता है। आपके घर में घुसने के बाद में एक बड़ी स्माइल के साथ में अगर आपकी स्पाउस, आपकी माँ, आपके फादर, जो भी घर में अवेलेबल है, आपकी सिस्टर, आपका बच्चा, एक बड़ी स्माइल के साथ में आपको वेलकम करे, तो वो वेलकम जो है ना वो कई सारे सब्सटेंस से वजनी होता है ना। तो आपने होम रेमेडी जो है इस तरीके से कि अपने जो भी पर्सन है इंडिविजुअली, मैं तो कहूंगा कि हर किसी के लिए होना चाहिए, अपने घर में मौजूद हर इंसान के लिए, लेकिन स्पेशली फॉर समवन हु इज इनटू सब्सटेंस, हु इज इनटू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हु इज इनटू प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको अवेलेबल रहना है, ठीक है। उसको अच्छा खाना दे दो, अच्छी नींद मिल जाए उसको, ठीक है। उसको ट्रिगर मत करो, क्योंकि आपको पता है ना कि किसी के एक ट्रिगरिंग इवेंट होते हैं। आप किसी की शादी के ऊपर कोस रहे हो, किसी को पढ़ाई के ऊपर कोस रहे हो, वो छोटा बच्चा है उसको आप उसी चीज के ताने दिए जा रहे हो कि तेरे तो इतने परसेंटेज आए, अब वो तुझे तेरे से बेहतर तो चाची का बेटा है। तो ये सारे ट्रिगरिंग इवेंट्स है, आप उसको ट्रिगर कर रहे हो टू कंज्यूम मोर। होम रेमेडी क्या है,
अपना बच्चा है, हाथ में अल्लाह ने 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं दी है, तो सारे बच्चे एक जैसे कैसे होंगे? हर किसी का पैटर्न होता है ना, आपको चलाने आना चाहिए। आप अगर कहोगे कि मेरे को साइकिल चलाने आती है, तो मैं शायद स्कूटी चला लूँ। लेकिन स्कूटी चलाने वाला इंसान वैसे ही बाइक चला पाएगा? जो इंसान बाइक चला पाता है नॉर्मल, वो इंसान क्रूज़र बाइक चला पाएगा? वो इंसान सेम इंसान गाड़ी चला पाएगा फोर व्हीलर? वही सेम एक साइकिल चलाने वाला इंसान सब कुछ नहीं कर पाएगा। हमको क्या समझना है कि हर किसी का एक अलग पैटर्न है। अब वो बच्चे को तकलीफ है, वो आदमी को तकलीफ है, वो औरत को तकलीफ है, वो लड़की को तकलीफ है, इसीलिए वो सब्सटेंस डिपेंडेंस की तरफ गई है ना। तो हमको थोड़ा सा उसकी तरफ सॉफ्ट रहना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, थोड़ी माइंडफुलनेस के साथ में उनके पास जाना है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनको सिखाना है कि किस तरीके से ग्राउंडेड रहे। ग्राउंडिंग टेक्निक्स इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, एआई पे, कहीं पे भी आप चेक करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, बेली ब्रीदिंग करते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हदीस में भी है कि गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, है ना? वुज़ू कर लो, दुरूद शरीफ पढ़ो, ये सारी चीज़ें। अगर किसी को ये सब कुछ ना समझ में आता हो, तो बेली ब्रीदिंग करने लगो, नहा लो, कोल्ड वाटर का शावर ले लो, ये सारी चीज़ें भी तो है ना? तो ये सब कुछ जो है वो हम सब्सटेंस कंज्यूमर के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। अब हमको कैसे पता चले कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है? अब मैंने तो जो सारी चीज़ें बताई, तो वो तो था डीआईवाई कि शुरुआती स्टेज के अंदर आपको पता चल गया कि बच्चा किसी भी तरीके का सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है, तो आपने उसको अपने पास संभाल लिया। उसको प्यार दे करके, लव, केयर, अफेक्शन से उसको जो है वो रीइंफोर्स करके उसके बिहेवियर को पॉजिटिव तरीके से। लेकिन अगर वक्त आगे बढ़ चुका है, खुदा ना खास्ता किसके घर में ऐसे हालात हो चुके हैं कि भाई अब हाथ से निकल गई ये चीज़, तो फिर हम उसको प्रोफेशनल के पास रेफर करेंगे। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ठीक है? ये सारी जगहों पर हम उसको रेफर करेंगे। तो किसको रेफर करेंगे? जब डेली का यूज बढ़ जाए। एक होता है यूजर, एक होता है अब्यूजर। मैं इसका डिफरेंस आपको क्लियरली समझा देता हूं। मैंने बहुत सारे सेशंस के अंदर ये चीज को एक्सप्लेन किया है। यूजर और अब्यूजर के अंदर फर्क है। एक होता है किसी चीज को खाना और एक होता है बिंज ईटिंग करना, ठीक है? अब ये नेटफ्लिक्स के दौर में बहुत लोगों ने सुना होगा, नेटफ्लिक्स एंड चिल, और मेरा तो बिंज ईटिंग शुरू होता है वैसे। तो यूजर दिन में 1, 2, 3 सिगरेट पी रहा है, डेली वैसा ही पी रहा है, सालों से वैसा ही है, ठीक है? यूजर रोज खाने के बाद में एक पर्टिकुलर अमाउंट है 30 ml 60 ml कि पी के मारा मारी नहीं कर रहा है अल्कोहल का, यूजर। डेली रात में 2 जॉइंट, एक जॉइंट उसकी आदत है, यूजर। मिला नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, यूजर। द मोमेंट सब्सटेंस इज अनअवेलेबल, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, 2 दिन सिगरेट नहीं मिला, 2 दिन शराब नहीं मिला, 3 दिन गांजा नहीं मिला, और वो इंसान पागल हुआ जा रहा है कि मेरे को पॉटी नहीं हो रही है, मेरे को बात करने नहीं हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को दिल में तकलीफ हो रही है, मेरा मूड चिड़चिड़ा हो रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बहुत लोगों के साथ में अग्रेसिव बिहेव कर रहा है, अब्यूजर। ठीक है? यूजर एंड अब्यूजर, यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगर गैप्स के बाद में भी बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, यूजर। थोड़ा सा भी गैप आया और बिहेवियर चेंज हो रहा है, अब्यूजर। तो क्या हो रहा है कि डेली यूज बढ़ गया है, सब्सटेंस अब्यूज करने लगा है, दिन के 1-1 2-2 डब्बे चाहिए, प्रोफेशनल के पास रेफर करेंगे। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, प्रोफेशनल के पास रेफर करेंगे। आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन आ रहा है कि हो सकता है कि वो सर ने कहा था कि इसके हाथ थोड़े से ऐसे काले दिख रहे हैं, होठों पे दाग दिख रहे हैं, घर में घुसने के पहले अत्तर लगा लेता है, थोड़ा सा दूर दूर रहता है, करीब नहीं आता है, खाना खाए फौरन गायब हो गया, नीचे चला गया, या तो रात में लेट आ रहा है, डायरेक्ट बिस्तर में चले जा रहा है। सस्पिशन आया कि शायद ये कोई नशा कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट सिगरेट, इट इज नॉट जस्ट पान और टोबैको और गुटखा, इट इज समथिंग एल्स। रेफर डॉक्टर्स के पास होती है प्रोफेशनल किट, यूरिन का सैंपल लेंगे, उसके अंदर सैंपल टेस्ट करेंगे, 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहा है। सस्पिशन, रेफर। आपको कहीं पे ऐसे दिख रहा है कि विड्रॉल सिम्टम्स, जैसे अभी आप कहीं पर सफर कर रहे हो, आपके स्पाउस, आपका बच्चा, आपकी बेटी, जो भी आपके साथ में है, और 2-3 दिन हो गए वो आपकी नजर के सामने ही है और वो एकदम चिड़चिड़ा हो रहा है, नाक आंख से पानी जा रहा है, एकदम लोट पोट हो जा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, रिफ्यूजिंग टू एवरीथिंग,
मेरे को थोड़ी देर बाहर जाके आने दो, मैं फिर आता हूँ, वैसी सारी चीजें। विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, रेफर। ठीक है, थोड़ा सा बिहेवियर उनका अनसेफ, एकदम वाइट हो जा रहे हैं, आंख पे चढ़ने को आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपने देखी, आपको रेफर करना है। आपकी फैमिली की एक सेट बाउंड्रीज होती है, हम बच्चे को अपनी फैमिली की बाउंड्रीज के हिसाब से तरबियत देते हैं। वो बाउंड्री फलांगते हुए आपको आपका बच्चा दिख रहा है बाय एनीथिंग, पैसे चोरी करने के अंदर, झूठ बोलने के अंदर, है ना, किसी अनोनिमस इंसान से बात करने के अंदर, छोटा बच्चा है फिर भी फोन के अंदर मल्टीपल लॉक्स लगे हुए हैं उसके अंदर, अपने पॉकेट्स, अपने कपड़े बहुत साइड में करके रख रहा है, अपने कबर्ड को, अपने छोटे से ड्रॉर्स को भी लॉक कर रख रहा है, अपनी बैग को हाथ लगाने को नहीं दे रहा है। जहां पर आपको थोड़ा सा भी सस्पिशियसनेस आए, आपको जो है वो किसी प्रोफेशनल के पास रेफर करना है। अब प्रोफेशनल कौन? हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह डिएडिक्शन सेंटर है, मुंबई के अंदर तो 4-5 है, उसके अलावा भी अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे गवर्नमेंट डिएडिक्शन सेंटर्स हैं, प्राइवेट डिएडिक्शन सेंटर्स हैं, एनजीओ है, हेल्पलाइन नंबर्स है, टेलीमानस जैसी सर्विसेज है, काउंसलिंग की सर्विसेज है, ठीक है, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स है। कुछ नहीं है तो साइकियाट्रिस्ट तो है ही, कहीं पर भी आसपास की, आप अगर किसी गांव में भी रहते, नजदीक के किसी अस्पताल में, शहर के अस्पताल में, हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट हो गए, या रेफरल तो मिल ही जाएगा। तो आपको उस तरीके से किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाना है, किसी बाबा के पास जाना है, ना किसी ऐसे इंसान के पास जाना है जिसको मेडिसिन का नॉलेज ना हो, कि ये गोली चटा दो, ये चटा दो, ये चटा दो, इस डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, और वो टेपर होती है नहीं होती है, हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिसिन देगा, मेडिसिन का डोज होगा 10 मिलीग्राम, और डॉक्टर को 10 मिलीग्राम के साथ में कॉम्बिनेशन डालना है, और डोज को 8 पे लाना है, 6 पे लाना है, 5 पे लाना है, 2 पे लाना है, ठीक है। तो डॉक्टर को टेपर करने के पैटर्न्स पता है। आई डोंट नो अबाउट एनी हकीम, वैद और अ पर्सन हु इज saying भाई मैं ये चीज को ठीक करूंगा, आई डोंट नो, लेकिन इट इज अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स। जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास में ये सारी चीजें अवेलेबल। तो ऐसे लोगों के हाथ में जो है वो हमको अपने बच्चे को, अपने स्पाउस को, अपने पेशेंट को देना है जो हमको रिजल्ट दे, ठीक है। अब ये सारा कुछ जो है वो हो गया, आपने एक इंसान अपने घर का, बाहर का, आस पड़ोस का आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके आपने जो है वो अंडरस्टैंड किया, आपने उसको रेफर भी कर दिया। अब यहाँ पे काम खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी तो जो है वो ट्रीटमेंट बाकी है। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा कि आपको फैमिली के अंदर उसकी रिकवरी को इजी बनाना है। फैमिली इज द ओनली वन जो रिकवरी को बहुत क्विक कर सकते हैं और जो रिकवरी को फेल कर सकते हैं। एनवायरमेंट, फैमिली। अब फैमिली क्या करती है कि आप ताने मार रहे हो कि अरे ये तो शराबी इंसान है, अरे ये तो गंजेड़ी इंसान है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, इसने मेरे पैसे डुबा दिया। अब इससे क्या होगा? ये सारी चीजों से बंदा और ट्रिगर होगा, उसको गुस्सा आएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं मेरे इमोशन को कहां पर निकालूं, खत्म। वापस से वो कहां जाएगा? नशा करने के लिए। रिलैप्स, जैसे ही आपको कोई ट्रिगरिंग इवेंट मिला, आपकी पूरी मेहनत खत्म और रिलैप्स। समझ में आया आपने क्या करना है? नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट बनाना है, उसको ब्लेम नहीं करना है, उसको शर्मिंदा नहीं करना है बात बात के ऊपर। उसकी ट्रीटमेंट चल रही है तो उसकी ट्रीटमेंट को, उसको सपोर्ट करना है, उसको इनकरेज करना है। हमको क्या करना है? हमको देना है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपनी जिंदगी के अंदर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, प्लीज, बड़ों, हर कोई रीइंफोर्समेंट को स्टार्ट करो, किसी भी, खुद के लिए, सामने वाले के लिए, कोई भी हो। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स करो। इसको मत करो ऐसे कि ये तो बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान है मेरे हिसाब से, उसके अलावा कुछ बेयर मिनिमम नहीं है। अगर इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके बिहेवियर को आप रीइंफोर्स करो। वो नशा छोड़ रहा है तो आप उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स करो कि वेरी गुड, वी सपोर्ट यू, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू डोंट वरी, होगा। 2 दिन नशा बंद किया ना, वेरी गुड बेटा, वो होगा। वो आपका स्पाउस है, वो आपका बच्चा है, आपको अब वो परेशान है ना, अब वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का मरीज है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। इट इज लाइक डायबिटीज, आदत हो गई है, अब वो बीमारी लग चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते हो।
The only thing which you can do is help them to get out from there. उसके पास से आसपास से आपने उसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्लीन कर दिया, आसपास में उसके कोई स्मोक नहीं कर रहा है, कोई शराब नहीं पी रहा है, उसके आसपास में आने जाने के रास्ते के अंदर, ठीक है। और आपने जो है ना उसके लिए इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि मेडिसिन अब अच्छे से काम कर रही है, उसका खुद का बिहेवियर टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है ना कि मैं जब नशा करता था तब मेरे साथ में कैसा बिहेवियर था, अब मैं नशा छोड़ चुका हूं तो कैसा बिहेवियर है। इफ अ पर्सन कैन सी अ विजिबल चेंज तो वो उस तरफ जाएगा ना। Why would anyone will quit or do something else? अगर कोई अच्छी चीज के बाद में मुझे मजा नहीं आ रहा है, if iPhone is not giving me that satisfaction, why would I pay a lakh or more than a lakh for an iPhone? I am happy with that small Android का phone ना। There has to be something, good camera, थोड़ा सा status symbol, थोड़ा सा Apple vibe। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या मतलब का, राइट। तो रीइंफोर्समेंट, आपने उनको अच्छा फील कराया कि ठीक है, वेरी गुड, इट इज गुड, वी सपोर्ट यू। तो ये सारा कुछ हुआ कि ये सब कुछ हमको करना है। हमको क्या नहीं करना है, हमको डराना नहीं है, ठीक है। हमको ऐसे उनके पीछे एकदम पुलिस बन के नहीं घूमना है कि भाई आप ये जो क्या कर रहे हो, बैक चेक कराओ, ये करो, क्योंकि इससे क्या होता है, इंसान को शर्मिंदगी होती है कि यार ये तो अभी ऐसे हो गया कि घर में कुछ भी चीज आगे पीछे हुई तो इसके ऊपर ये है ना, नशा करता था ना, यही चोर हो सकता है। इंसान को हर्ट होता है ना। आप जो है वो आपका बच्चा है, आपको पता है कितना भी प्यार है, उसने नशा बंद कर दिया, फिर भी बहुत सारे पैसे उसके हाथ में नहीं दे देने, क्योंकि दोबारा रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं कि आज पैसे बच गए हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है। उनकी बातें बहुत जल्दी आपको नहीं मान लेनी है कि हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैंने तो ये लिया था, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो बहुत कॉशियस रहना है, लेकिन शक नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, बैलेंस करना है। ऐसे बैलेंस करेंगे तब तो पजल बैठेगा ना। वैसे तो बहुत ज्यादा हाथ चुट्टा भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है। उनके साइन एंड सिम्टम्स को इजीली आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना है, मॉनिटर करना है, क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। जब घर में एक ओपन कम्युनिकेशन होती है, इट हेल्प्स। जब घर में दोनों पेरेंट बच्चे के लिए अवेलेबल होते हैं, इट हेल्प्स। सिर्फ एक इंसान का बच्चा नहीं है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पेरेंटिंग के सेशन में हमेशा बताता हूँ कि फादर का इंपॉर्टेंस बहुत है। पेरेंटिंग इज नॉट समथिंग विच इज जस्ट फॉर मदर, फादर का भी उतना ही इसके अंदर रोल है। तो दोनों पेरेंट का एक जगह पर होना, कम्युनिकेट करना, इमोशंस शेयर करना, ठीक है, अपने बच्चे को इन चीजों के लिए एजुकेट करना कि देखो बेटा ये चीजों का सब्सटेंस कहते हैं, इसका ऐसे 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 इस्तेमाल होता है, और इसके इस्तेमाल से ये सारी तकलीफें होती है, और उसके बाद में इंसान ऐसे हो जाता है। बच्चे को जब एक्सपोजर मिल जाएगा, उसको जब समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये सही है ये गलत है, तो हमारे को एक चीज होती है, हम देखो हम क्या करते हैं, हम स्कूल के अंदर बच्चों को जाकर के डी एडिक्शन के बारे में समझाते हैं, स्कूल में जाकर के हम जो है वो बच्चों को पॉक्सो के बारे में समझाते हैं, स्कूल के बाहर स्कूल में जाकर के हम बच्चों को जो है वो हर चीज समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों? हम बच्चों को जो है वो सेक्स एजुकेशन देते हैं, पॉक्सो का एजुकेशन देते हैं, सब्सटेंस का एजुकेशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हालात हासरा की जरूरत है, बच्चों को ये समझाने की जरूरत। इससे ये नहीं होगा कि आपका बच्चा नशेड़ी हो जाएगा या शराबी हो जाएगा या नशा करने लगेगा या आप उसको एक्सपोजर दे रहे हो। आप उसको एजुकेट कर रहे हो कि ये सारे सब्सटेंस है और इसको यूज नहीं करना है ना। बच्चे के पीयर ग्रुप को जो है आप मॉनिटर कर रहे हो कि आप 10 लोगों के साथ रहते हो या 8 लोगों के साथ रहते हो, तो कौन कौन लोग हैं, उनके पेरेंट कैसे हैं, कोई नया तो नहीं आ गया। व्हेन यू आर इमोशनली अवेलेबल फॉर योर चाइल्ड, बच्चा सब बोलेगा। आप पूछो तो सही, उसको चाहिए ना कि मैं कहीं पे तो बोलूं। बच्चा स्कूल से आया है, मम्मी अपने काम में, पापा अपने काम में, घर में कुछ करने को नहीं है, वो क्या करेगा? टीवी देखेगा, मोबाइल यूज करेगा, दोस्तों से बात करेगा। whoever whatever is available for him he will do it। हस्बैंड घर पे आएगा, वाइफ किचन में है, मम्मी अपनी जगह पर है, न्यूक्लियर फैमिली में तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। किसके साथ में बात करें? किसके साथ में भी नहीं। वो फोन में है, फिर नीचे उतर जाए फ्रेंड्स में, कहां पर करेगा कम्युनिकेट? तो कहां से आपका इमोशन शेयर होगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या होगा कि एक बारी आपने इमोशनल स्टेबिलिटी बना लिया, एक बारी ईक्यू अच्छा हो गया, फैमिली के अंदर इमोशन सेटिंग अच्छी हो गई, एक कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, तो आपको बाउंड्री सेट करनी है कि देखो ये चीजें नहीं हो। Substance is something which is haram in Islam, तो we should not use it, it is not good। इसके कोई अच्छा एक फायदा नहीं है,
हज़ार नुकसान है, एक अच्छा फ़ायदा नहीं है। तो ये क्या होगा कि जैसे-जैसे आपने शुरुआत से ही एक बाउंड्रीज़ बना ली, तो फिर वो आगे चल कर के अभी हम देखो हम शुरुआत से कहते हैं कि शराब इस्लाम में हराम है, तो हम पीते क्या? कितनी भी महँगी शराब होने दो ना, हम नहीं पीते। रमज़ान में रोज़े रखने, अल्लाहू अकबर कितनी भी नेमतें हमारे सामने पड़ी हो, जब तक कि अज़ान नहीं होएगी, जब तक नहीं आएगा, है ना? ये सब क्या है? ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारे अंदर है। तो जैसे पेरेंट ने पेरेंटिंग की, जैसे हमने अपने घर में वैल्यूज़ को जगह दी स्पेस के अंदर, वैसे-वैसे ये चीज़ें जो है वो निकलते चली जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें घर में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो एक अच्छा, खुशहाल, एक हैप्पी फैमिली कहते हैं ना जिसे, वो सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो अवेलेबल होंगी। हमारे पास इस पर्टिकुलर सेशन का मकसद था कि हम अवेयरनेस पर काम कर सकें। अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी को कुछ दिक्कत हो गई है, तो हम प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकें कि परेशान है कोई इंसान ऑलरेडी सब्सटेंस के अंदर है, तो फिर हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट करें। फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के अंदर अपॉइंटमेंट लेकर के वो आएँ, मुझसे मिले, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सब्सटेंस कहाँ तक के पहुँच चुका है, इसके अंदर कौन से इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, कौन-सी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, फैमिली के साथ में एक बारी काउंसलिंग कर सकते हैं कि घर वालों को भी समझ में आए, स्पाउस से बात कर सकें, आस-पास का जो है उनका जनरल एनवायरनमेंट किस तरीके से ठीक कर सकें। अगर उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो फिर हम साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर सकें और कौन-सी मेडिसिन किस तरीके से, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास ज़्यादा वक़्त नहीं होता कि वो आपको बताएँ कि किस तरीके से थेरेपी होगी, कैसे चलेगा, मेडिसिन कैसे काम करती है। हम प्रॉपर यहाँ पर 50 मिनट 1 घंटे का सेशन लेते हैं, तो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। वो अपने डाउट्स रख सकते हैं, वो अपने इमोशंस को, क्योंकि कोई नहीं है ना अगर बाहर, घर में किसी से बात करने के लिए नहीं है, बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो हमारे पास आकर के बात कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। एक साइकोलॉजिस्ट से बात करना, एक प्रोफेशनल से बात करना और किसी नॉन प्रोफेशनल के पास जाकर के बात करना, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट, है ना? तो वो भी एक जो है डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि अर्ली इंटरवेंशंस आज के सेशन के अंदर हमने बात की कि कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कि बस ऐसे लगा कि अभी-अभी कुछ हुआ है, बच्चे ने नया-नया शुरू किया है, तो उसको फटाक से हम जो है वो ठीक कर लें। अगर बहुत शुरुआत हो चुकी है, 2-4 साल, 5 साल हो चुके हैं, तो फिर उसके ऊपर किस तरीके से हम काम करें कि उसकी रिकवरी आसानी से हो पाए, राइट? फैमिली का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, उसको हमने डिस्कस किया कि आपको अगर शुरू हो चुका है, तो फिर आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आपके घर में कोई इंसान सब्सटेंस कंज़्यूम कर रहा है, तो आपको ऑफ कोर्स आप मेरे पास लेकर के आओगे, ऑफ कोर्स आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाओगे, लेकिन आपका भी तो काम है ना उसके अंदर। बीमारी हो गई है, आप दवाई खा रहे हो, लेकिन परहेज़ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? परहेज़ी भी तो ज़रूरी है ना? तो बीमारी, बीमारी का इलाज और परहेज़ी, तीनों जब एक साथ में क्लब होते हैं, तो फिर जाकर के बीमारी खत्म होती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने आज का डिस्कशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया हो कि हमने किन-किन चीज़ों के ऊपर बात की, किस तरीके से हमको आइडेंटिफ़ाई करनी है चीज़ों को, किस तरीके से जो है वो हम इसके ऊपर काम करेंगे, कहाँ, कब, किस मोमेंट पे आपको यूज़ और अब्यूज़ के बीच में डिफ़रेंस समझना है, किस मोमेंट पे आपको रेफ़र करना है और किस मोमेंट पे जो है वो आपको किस तरीके से उनके साथ में बिहेव करना है।